गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की कक्षा में मैं जो आपको विषय करवा रही हूँ वो आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक से लिया गया है, जिसका नाम है अविकारी शब्द। आपने देखा होगा कि अविकारी शब्द अव्यय शब्द भी कहलाते हैं। तो मैम आपसे चाहे अविकारी शब्द पूछे या अव्यय शब्द पूछे, दोनों एक ही बात है। तो हमेशा की तरह हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले अविकारी शब्द की परिभाषा ले लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, ये चारों ही चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो इनकी डिटेल नहीं बतानी। तो लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी जैसे कि नाम से ही पता चल गया, विकार होता है बेटा जो परिवर्तन हो, और उसके आगे ए लगा दिया, ए मतलब नहीं, यानी कि जो परिवर्तन ना हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन ना हो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो उसके भेद पे चले जाते हैं हम कि अविकारी शब्द या अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो जब हम क्रिया विशेषण पे आते हैं तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया तो हो रही है लेकिन किस प्रकार हो रही है, क्या विशेषता है? पंखा तेज चल रहा है, पंखा तो चल रहा है, वो क्रिया है, लेकिन कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है। तो विशेषता हमने बता दी ना क्रिया की। क्रिया से पहले आकर जो बता दे, यानी कि क्रिया से पहले जो शब्द आ जाए, उससे आपको पता चलता है कि क्रिया की क्या विशेषता है। तो यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये आगे 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैं अभी रुक के बताऊंगी, पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा भेद है संबंध बोधक। तो वो क्या होते हैं? वाक्य के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। जब सर्वनाम और संज्ञा के साथ क्रिया का जो संबंध बता देना वो शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक। जैसे के पास, से पहले, के बाहर। जैसे गली के पास हमारा स्कूल है या स्कूल के पास एक मंदिर है, ठीक है, ऐसे। और से पहले हमारे घर से पहले मेरे दोस्त का घर है। के बाहर, स्कूल के बाहर बहुत सुंदर सुंदर पौधे भी लगे हुए हैं। यानी कि हम संबंध बता रहे हैं, किस चीज का किस चीज से या किस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है। संबंध बताने के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक। नाम से ही पता चल रहा है, समुच्चय यानी समूह बनाते हैं हम, यानी 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे मैं और मेरी बहन कल बाजार जाएंगे, और यानी मैं और मेरी बहन, और से मैंने किसको जोड़ दिया? अपनी बहन को। और लगा के मैंने मैं और मेरी बहन 2 वाक्य को एक में जोड़ दिया, ठीक है। या तो मैं ये कहूँ मैं कल बाजार जाऊंगी, मेरी बहन भी कल बाजार जाएगी, वो मैंने हटा के ये कह दिया मैं और मेरी बहन कल बाजार जाएंगे। फिर है एवं, तुम एवं वह कल कहाँ गए थे, ठीक है ना। यानी 2 को जोड़ रहे हैं हम। लेकिन मैं कार्य तो कर लेता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों बिगड़ जाता है। 2 वाक्य है मैंने जोड़ दिए, की, तथा आदि, ये सारे वाक्य को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, तो इसीलिए समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय, विस्मय यानी अचंभा, है ना। सरप्राइज हो जाते हो ना आप किसी चीज को देख के, एकदम से आपके सामने सांप आ जाए तुम कहोगे हाय सांप। तो यानी कि आप एकदम से आपके मुंह से अचानक से जो शब्द निकलता है ना वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। जो शब्द विस्मय, शौक, प्रशंसा, घृणा के बारे में बताए वो सारे किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक में। जैसे आहा, आहा कितना सुंदर फूल है, किसी सुंदर सी चीज को देख के आपके मुंह से अचानक निकलता आहा यानी वाओ, है ना। फिर है अरे, अरे तुम अब तक नहीं गए। पापा कहते हैं कि तुम ये सामान ले आओ और तुम तब तक नहीं जाते, तो पापा तुम्हें देख के कहते हैं अरे मैं तो आधे घंटे पहले तुम्हें भेजा, तुम अभी तक यहाँ हो।
ऐसे ही होता है ना। तो एकदम से अचंभा हुआ पापा को कि तुम्हें भेजा था तुम गए नहीं, उसके बाद छी छी कितनी गंदगी है, उठाओ इसे यहाँ से। कभी भी छी कहते हो तो किसी गंदगी को या किसी बेकार चीज को ही देख के बोलते हो आप, फिर हे राम उनकी आत्मा को शांति देना। जब हम किसी के बारे में भी दुआएं देते हैं तो हम राम भगवान ये बोलते हैं, फिर है बाप रे इतना लंबा सांप, है ना। मतलब किसी चीज से आप एकदम डर जाते हो, कोई आपको अचंभा करता है, तो ये सारे किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक में। तो वापस चलते हैं हम एक कदम पीछे। हमने आपको सिखाया था क्रिया विशेषण, कि क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अब ये हैं कितने, ये है 4 प्रकार के स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो क्रिया विशेषण के स्थान के बारे में बताए, कि क्रिया कहाँ घटना की क्रिया कहाँ हुई है, कि मेरे घर के पास खेल हो रहा है। किसका खेल, बंदर का खेल, मदारी देख रहा है। तो घर के पास मैंने जगह बता दी। बाहर कौन खड़ा है, खड़ा होना क्रिया है, और कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है, बाहर। मैंने फिर से जगह बता दी। यानी कि स्थान के बारे में जब भी बताती हूँ तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हो जाता है। यानी क्रिया की तो विशेषता बता रही हूँ, उसके साथ साथ मैं जगह स्थान के बारे में भी बता रही हूँ। मेज पर एक सेब रखा है, अब रखा तो है लेकिन कहाँ रखा है, मेज पर, मैंने स्थान बता दिया। उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मैंने इसी से पिछले पाठ में आपको बताया था कि काल का अर्थ ही होता है समय। तो यानी कि जब क्रिया होती है उसके समय का पता चले, कि प्रातः काल हम घूमने जाएंगे। अब घूमने तो जाओगे लेकिन कब घूमने जाओगे, समय बताओ। प्रातः काल घूमने जाएंगे। कल हम दिल्ली जाएंगे, अब हम दिल्ली तो जाएंगे, क्रिया तो करेंगे लेकिन कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, यानी कि समय चाहे आप गिनतियों में बता दो, घंटों में बता दो, ठीक है, किसी भी प्रकार से बता दो, लेकिन समय का अगर वर्णन हो रहा है कभी भी तो वो क्रिया के कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है रीतिवाचक। अब रीति तो आपने देखा ही है कि जो रीति रिवाज जो होते हैं, रीति रिवाज यानी ढंग, सबका अलग धर्मों का अलग ढंग होता है, अलग जातियों का अलग ढंग होता है। देखते हो जो अंग्रेजों के यहाँ है वो अलग नियम होते हैं, अपने हिंदुओं के यहाँ अलग होते हैं, मुस्लिम्स के यहाँ अलग होते हैं। वो सब क्या है, उनके रीति रिवाज होते हैं। तो रीति का तो मतलब ही होता है ढंग। तो क्रिया विशेषण में अगर हम रीतिवाचक ढूंढे तो हम ढंग ढूंढेंगे, किस प्रकार से क्रिया हुई है। यानी लड़की तेज भाग रही है, अब वो भाग तो रही है लेकिन ढंग क्या है उसके भागने का, कि वो तेज भाग रही है। फिर मैं कहूँ मैं कल जोर जोर से हंसी, अब मैं हंसी, क्रिया तो मैंने की लेकिन कैसे की, मैंने ढंग कौन सा अपनाया, मैं जोर जोर से हंसी, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि मुझे हंसी बहुत ही ज्यादा आ गई तो मैं जोर जोर के हंसी, है ना। कल पापा बहुत तेज गुस्सा थे, अब गुस्सा तो थे, क्रिया तो हुई है, पर कैसे गुस्सा थे, बहुत तेज गुस्सा थे, क्योंकि गलती काफी बड़ी थी। यानी कि आपने ढंग बताया कि तरीका क्या था, ढंग क्या था, रीति क्या थी। तो रीति का पता चले तो क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है परिमाणवाचक। 2 कदम पीछे जाएंगे आप, मैंने आपको विशेषण का चैप्टर करवाया था, तो विशेषण के चैप्टर पे मैंने आपको क्या बताया था, परिमाणवाचक विशेषण। तो याद आया आपको, परिमाण का तो अर्थ ही क्या होता है, नाप तोल। यानी नाप तोल जो बताए कि क्रिया तो हुई है पर कितनी क्वांटिटी में हुई है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी क्वांटिटी पता चल जाए कि कितना हुआ है, यानी कि दूध गिर गया, अब गिर तो गया लेकिन मैं क्या कहूँ, ढेर सारा दूध गिर गया, कि ढेर सारा दूध गिर गया, मैंने तो बता दिया कितना गिरा है, ढेर सारा, आप उसको माप सकते हो। मैं कहूँ थोड़े से चावल गिर गए मुझसे, है ना, तो चावल तो मैं साफ कर रही थी, क्रिया तो हो रही थी, लेकिन कितने गिरे हैं, थोड़े से गिरे हैं, है ना। कि थोड़ी सी सब्जी ले आना, अब लानी तो है लेकिन क्या, थोड़ी सी सब्जी ले आना, क्योंकि कुछ फ्रिज में रखी भी हुई है तो थोड़ी सी आप और ले आना। यानी कि जब आपने क्वांटिटी बता दी, जिस चीज को आप नाप तोल सकते हो, वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ बेटा, क्रिया विशेषण होता है, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहीं से इसी पाठ के हम प्रश्न उत्तर बना रहे हैं। पहला प्रश्न, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द की परिभाषा बताइए, या अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं। तो परिभाषा क्या है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां से उठा सकते हो, पास, के पास, और, प्रशंसा, हाय, अहे,
तो ये सारे उदाहरण आप सारे, क्योंकि ये सारे ही तो है ना अविकारी शब्द, तो सारों से एक एक उदाहरण यहाँ पर जैसे में आप डाल सकते हो। दूसरा प्रश्न कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, भेद, प्रकार, भाग, अंग, कुछ भी। तो आज हम अंग से कर लेते हैं कि अविकारी शब्द के कितने अंग होते हैं। तो अविकारी शब्द के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तीसरा प्रश्न, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे पास, जब, धीरे, तेज आदि। उसके बाद चौथा प्रश्न, संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? वाक्य के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे के पास, से पहले, के बाहर, जगह पर, के निकट, के अंदर आदि। पांचवा प्रश्न, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, एवं, लेकिन, की, तथा आदि। उसके बाद छठा प्रश्न, विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विस्मय, शोक, प्रशंसा, घृणा के बारे में बताएं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, जैसे आहा, अरे, छी, हे भगवान, बाप रे, हे राम आदि। उसके बाद 7वां प्रश्न, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर आप इनकी परिभाषा पूछ के और 4 प्रश्न भी कर सकते हैं। तो अब रही बात कि एग्जाम में मैं पूछूंगी किस तरह से, तो मैं आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक भरने भी दे सकती हूँ कि रिक्त स्थान में आप समुच्चय बोधक भरिए या विस्मयादि बोधक भरिए। तो आपको जब ये आएंगे तो ही तो आप भर सकते हो ना अपनी तरफ से। जब आपको पता ही नहीं है ये है क्या, तो भरोगे कहाँ से? या मैं आपको सर्कल लगाना भी दे सकती हूँ, मैं आपको रेखांकित करना भी दे सकती हूँ, मैं आपको वाक्य पूरा करना भी दे सकती हूँ, और मैं आपसे परिभाषा भी पूछ सकती हूँ। तो किसी भी प्रकार से घुमा के आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपको पजल आउट बिल्कुल नहीं होना है, और इस सारी वीडियो को देखते हुए आपको काफी अच्छे से ये तैयार कर लेना है और अपनी पुस्तक में इसका स्वयं अभ्यास करना है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ बेटा कि लिखित अभ्यास अनिवार्य है, यानी कि जब भी आप हिंदी का कार्य करने बैठे आपके पास अपनी कॉपी पेंसिल अवश्य होनी चाहिए। कठिन शब्दों को हमेशा लिख लिख के देखें, गलत होने पर उन्हें 2 या 3 बार करके देखें। तो ठीक है बेटे, आज की कक्षा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पाठ आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप इसको करने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटे, धन्यवाद।